نوٹیفिकेशन जारी कर दी गई थी, ECL से नाम निकल आया था, लेकिन इसके बावजूद इमरान रियाज साहब को रोका गया है. से पूछते हैं इमरान रियाज साहब, बताइएगा अदालत ने आपको आपका नाम ECL से निकालने का हुक्म दे दिया गया था और बाकायदा तौर पर आप तैयारी के साथ एयरपोर्ट पहुंचे थे, क्या वजह है, क्यों रोका गया आपको एयरपोर्ट पर? मैं इसमें जो चीज़ें जानता हूँ मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन जो कानूनी पहलू हैं वो आपको आहत साहब बता देंगे. कुछ चीज़ें थोड़ी सी आप पहले सुन लीजिए ताकि टेक्निकली मुझे भी आइडिया हो जाए, क्योंकि कानून को मैं उस तरह से नहीं जानता. सर ऐसा है कि हमने एक रिट पिटीशन लगाई थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने, जिसमें इमरान रियाज साहब का नाम ECL और PCL के अंदर डाला गया था. उसका डिसीजन 29 मई को आया था, जिसमें अदालत ने हुक्म दे दिया था कि इनका नाम ECL और PCL से निकाल दिया जाए. जिस मुकदमे की बुनियाद पर इनका नाम ECL और PCL में डाला गया था, उस मुकदमे में इमरान रियाज साहब की बेल लाहौर से कन्फर्म हो चुकी है और उसके अलावा और कोई जवाज़ नहीं है कि इनका नाम ऐसी ब्लैक लिस्ट में डाला जाए. अदालत ने हुक्म दिया था कि चूँकि इन्हें हज पे जाना है तो फौरी तौर पर इनका नाम ECL और PCL से निकाला जाए. बट जब रात को इमरान साहब ट्रैवल कर रहे थे और जब एयरपोर्ट इमिग्रेशन पे पहुँचे तो वहाँ पता चला कि इनका नाम ECL और PCL से अभी तक नहीं निकाला गया. तो कंसिडरिंग दैट हम लोगों ने एक कंटेम्प्ट पिटीशन फ़ाइल की है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और अब हम वेट कर रहे हैं कि जब वो फ़ाइल हो जाए तो हम अदालत में पेश होंगे और फिर अदालत के सामने पेश होकर हम ये सारा माजरा बताएंगे. इमरान भाई, जो ये लीगल मैटर्स हैं तो उन्होंने बयान कर दिए, पॉलिटिकली आपको क्या लगता है ये वो लोग हैं जो आपको सताना चाहते हैं, जो आपको सियालकोट से उठाते हैं फिर कहते हैं हमारे पास नहीं है, तवील अरसे तक आपकी सेहत भी ख़राब की, उन्होंने आपको अंदर रखा, क्या वही लोग हैं? इंतकामी अभी तक आग ठंडी नहीं हुई? मैंने ना रात को कुरान पाक में ना पढ़ा और अहादीस में भी पढ़ा. इसका बहुत सख्त अज़ाब है और बड़ी सख्त सज़ा है. आप बैतुल्ला से और उसके तवाफ से नहीं रोक सकते मुसलमानों को. और जाबिर हुक्मरान का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया कि ज़ालिम हुक्मरान, एक हदीस के अंदर. सूरह अनफाल में भी मैं पढ़ रहा था, शायद आयत नंबर 34 थी, वहाँ पे भी है, और दीगर सूरतों के अंदर भी ये तज़किरा मौजूद है. तो अब ये कौन है जो इतना बड़ा रिस्क ले रहा है? मैं तो हैरान हो रहा हूँ. हज पे तो मैं चला ही जाऊँगा इंशाअल्लाह, और हज तो मैं करूँगा इंशाअल्लाह. ये तो मेरा ईमान है कि मेरा अल्लाह मुझे बुला रहा है और मैं चला जाऊँगा हज पे. अब ये इस तरह रोकने से, ये रुकावटें डालने से, बजाय इसके कि मुझे दुआएं दे के रुखसत करें, मेरे ख्याल में अपने लिए गुनाह कमा रहे हैं जो लोग भी कर रहे हैं. गलत बात है, नहीं करना चाहिए था. हम रात को गए थे एयरपोर्ट पे, वहाँ जाके पता चला जी कि आपका नाम पहले निकाल दिया गया था, फिर दोबारा डाल दिया गया और संडे वाले दिन डाला गया. जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन है, ECL में मेरा नाम संडे को डाला गया. अब आप सारे सहाफ़ी हैं, क्या संडे को कोई कैबिनेट मीटिंग हुई या कोई कैबिनेट के एजेंडा के ऊपर मेरा नाम मौजूद था? तो ECL में नाम डल कैसे गया? वो तो डल ही नहीं सकता कैबिनेट मीटिंग के बजाय. वो पहले निकाल दिया इन्होंने अदालती ऑर्डर पे, फिर उन्होंने दोबारा डाल दिया. एक्चुअली ये कंटेम्प्ट का केस बनता है. और उसके अलावा हमने एक फ़्रेश भी एप्लीकेशन डाली है अदालत के अंदर, और हमारी कोशिश है कि आज ही सुनी जाए. और मैं कल नहीं जा पाया तो मेरे पास आई स्टिल हैव अ चांस, और मैंने ये अपना जो है वो इसलिए कनेक्शन फ़्लाइट रखी थी कि आगे मेरे पास थोड़ा सा टाइम ऐसा मौजूद हो कि अगर मुझे रोक लिया जाए तो मैं दोबारा ट्रैवल करके अपनी जो हज वाली फ़्लाइट है उसको पकड़ सकूँ. तो मेरे पास अभी चांस है और मैं दोबारा हज वाली फ़्लाइट पकड़ूँगा और जाऊँगा. यहाँ से मैंने अब कल के लिए टिकट लिया हुआ है, और जो कल वाला टिकट है वो भी हमने दोबारा जमा करवा दिया है कि जनाब मेरे पास चांस है मुझे कल दोबारा रवाना किया जाए और मुझे मौका दिया जाए कि मैं जाके हज करूँ. 2022 में नहीं करने दिया, मुझे गिरफ़्तार कर दिया. 2023 में मैं अगवा हो गया, नहीं करने दिया. अब 2024 में फिर ECL में नाम डाल दिया, मैं ट्रैवल करने गया, फिर मुझे वापस भेज दिया. तो मैं रोज़ जाऊँगा जब जब मुझे मौका मिलेगा, और कोशिश करता रहूँगा कि मैं वहाँ पहुँच जाऊँ और हज कर सकूँ. तो जो लोग रोक रहे हैं ना, वो सिर्फ कुरान पाक में पढ़ें और हदीस में पढ़ें कि इस रोकने का अजाब और गुनाह क्या है. तो इमरान रियाज साहब, बाहर जाकर, सऊदी अरब जाकर आप ऐसा क्या कर सकते हैं या करेंगे जिसकी वजह से आपको नहीं अलाउ किया जा रहा? मुझे नहीं समझ आ रही. ये तो मेरे अपने दिमाग में ये सवाल आते हैं जो आपके दिमाग में हैं. शैतान को अब मुझे नहीं समझ आ रही. वो तो देखें जो जितनी भी आपकी ड्यूटीज़ हैं या आपके अरकान हैं वो तो आपको पूरे करने हैं ना, हज के मनासिक, तो वो तो आपको पूरे करने हैं. इमरान रियाज साहब क्या समझते हैं कि साफ़त जुर्म हो चुकी है आपको ये करने से? देखें, अब जो फरहाद के साथ हो रहा है या जो बाकी सहाफ़ियों के साथ हो रहा है, आरिफ हमीद भट्टी साहब की अभी नौकरी चली गई, कुछ और सहाफ़ियों के साथ भी प्रॉब्लम्स हो रहे हैं पाकिस्तान में, बहुत सारे सहाफ़ियों के साथ. कभी कोई गिरफ़्तार कर दिया जाता है, कभी किसी पे मुकदमा दर्ज किया जाता है. सिंध में एक और सहाफ़ी, उनको गोलियाँ लगी.
नसरुल्लाह साहब जो है वो शहीद हो गए, एक और सहाफ़ी खैबर पख्तूनख्वा में शहीद हो गए। तो सहाफ़ियों के लिए पाकिस्तान में हालात आसान नहीं है, वो हर गुजरते दिन के साथ मुश्किल होते जा रहे हैं, प्रेशर बढ़ता जा रहा है, और जो सोशल मीडिया के ऊपर सहाफ़त करते हैं लोग, उनके लिए और ज़्यादा मुश्किलात पैदा हो रही हैं। कुछ नए टैक्सेस कह रहे हैं, कुछ नई पाबंदियाँ कह रहे हैं, कुछ नए कवानीन कह रहे हैं। ये जो सारी चीज़ें हो रही हैं, ये एक्चुअली गला दबाने की कोशिश हो रही है उन आवाज़ों का जो आवाज़ें वो बात नहीं कहती अपनी ज़बान से, जिस बात को एक्सपेक्ट किया जाता है या कहा जाता है कि ये बात आप करें और हमारी फेवर में बात करें। तो जो इस वक्त रियासत जिस हुकूमत के कंट्रोल में है, वो कुछ ना कुछ करके सहाफ़ियों को कंट्रोल पूरी तरह से करने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये माजी में हो नहीं सका, डिक्टेटर्स भी नहीं कर पाए। तो अब कैसे होगा ये मुझे समझ नहीं आ रहा। इमरान भाई ये बताइएगा कि आप घर से निकले तो आपको कुछ शुकूक व शुबहात थे कि आपको रोका जाएगा, या सडन वहाँ पे जाके पता देखिए, चला? फॉर मी इट्स ऑलवेज 50-50। मेरे लिए तो हमेशा ऐसे ही रहता है कि 50-50 है हर काम में। घर से निकलें, घर वापस आएंगे नहीं आएंगे, 50-50 है। किसी से मिलने जा रहा हूँ, उसको मिल पाऊँगा नहीं मिल पाऊँगा, 50-50 है। एयरपोर्ट जा रहा हूँ, मैं ट्रैवल कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा, 50-50 है। क्योंकि जिन हालात में हम जी रहे हैं ना, उसमें कोई भी चीज़ आप कंफर्म नहीं कर सकते, चीज़ों में श्योरिटी ख़त्म हो गई है। तो मेरे लिए तो 50-50 था। कल मुझे पूछ रहे थे सब लोग कि व्हाट डू यू थिंक, रात को हम बैठे हुए थे, खाना शाना खा रहे थे एयरपोर्ट जाने से पहले, तो मुझे पूछा सब ने, मैंने कहा जी मेरे लिए तो ये ऐसे है कि 50-50 है। तो उन्होंने कहा फिर अगर आपको रोक लिया, तो मैंने कहा मैं सरप्राइज़ नहीं होऊंगा उसमें, क्योंकि वो इतनी सारी चीज़ें मैंने देखी हैं, तो वो मुझे अब वो उस तरह से सरप्राइजिंग एलिमेंट जो है वो अब नहीं है जैसे पहले होता था। सिस्टम से कोई गिला शिकवा? सिस्टम को ठीक करेंगे इंशाल्लाह, गिला क्या है, तो ठीक करेंगे। सर, सुप्रीम कोर्ट में आज मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस है, क्या समझते हैं सर? हारने वालों को नहीं मिलनी चाहिए। देखें, उसूल एक तो फिक्स होना चाहिए, लोगों ने जिसके खिलाफ वोट दिया उसको तो नहीं मिलनी चाहिए ना सीट। मुझे मौलाना फजलुर रहमान साहब पे हैरत होती है, एक तरफ वो कह रहे हैं धांधली हुई है, हम हुकूमत को नहीं मानते, हम इस निज़ाम के ख़िलाफ़ लड़ेंगे, दूसरी तरफ वो मखसूस नशिस्तें जो किसी और जमात की जीती हुई हैं वो इलेक्शन कमीशन ने दे दी, तो मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भी ले ली। यानी ऐसे तो नहीं होता, या तो आप खड़े हो जाए, आप कहें जी ठीक है ये गलत चीज़ है, मैं इसको नहीं ले रहा। एक पॉलिटिकल पार्टी तो कहती वहाँ पे खड़ी हो गई जी हमारी बनती नहीं है, हम क्यों ले लें। पीपल्स पार्टी कहती है हम डेमोक्रेसी के मानने वाले हैं, भाई हम हारे हैं जहाँ से, वहाँ की मखसूस नशिस्तें हम क्यों ले लें। PMLN कह देती, चले इन दोनों ने नहीं कहना था तो MQM कह देती, उसकी तो वो जीती हुई भी बहुत मशकूक है। और जब उसने भी नहीं कहा तो फजलुर रहमान साहब तो इनकलाब की बात कर रहे हैं ना, वो कह देते, उन्होंने भी नहीं कहा। मेरे ख्याल में अब जजेस को कह देना चाहिए, ये जो फुल कोर्ट बना है बड़ा फिशी है मामला। सीनियर 7 जजेस के बारे में राय आ रही थी पहले कि ये इस तरह बनना चाहिए लार्जर बेंच, लेकिन अब ये फुल कोर्ट बन गया है। 6 जजेस के ख़त के मामले पे भी एक डिमांड है कि फुल कोर्ट बनाया जाए, और बाकी इससे मिलते जुलते दीगर केसेस हैं उनमें भी डिमांड है कि फुल कोर्ट बनाया जाए। अब इस केस में बन गया है तो उम्मीद करते हैं बाकी में भी बनेगा। अच्छा, इमरान रियाज साहब, खान साहब जेल के अंदर से बार बार ये कह रहे हैं कि आप लोग एग्रेसिव रहें बजाय इसके कि डिफेंसिव आप रहें, तो इस तमाम तर सूरत में PTI की लीडरशिप को कैसे देखते हैं? क्या वो जिम्मेदारियाँ निभा रही है जो कि निभानी चाहिए? देखिए, हर एक की अपनी कैपेसिटी है, जिसकी जितनी कैपेसिटी है वो उतना करने की कोशिश कर रहा है। कुछ लोग अपनी कैपेसिटी से आगे जाके काम करते हैं, कुछ अपनी कैपेसिटी से थोड़ा सा पीछे भी आ जाते हैं। लेकिन जो लोग इमरान खान को मिलते हैं वो ये कहते हैं उनमें तो बहुत एनर्जी है और वो हमें हवा भर के भेजने हैं, भर के जाके अपनी एग्रेसिव सियासत करो। क्योंकि जितनी बुरी इस वक्त गवर्नेंस की सूरत हाल है, अगर इसका अशर अशीर भी किसी गवर्नमेंट का होता तो अपोजिशन उसका जीना हराम कर देती। लोग जितने तंग हैं, जिस तरह के बिल आ रहे हैं लोगों को, जितनी महंगाई बढ़ गई है, जितनी बदअमनी है, जितनी सूरत हाल ख़राब है, गुर्बत है, बेरोज़गारी है, ये जितनी चीज़ें ख़राब हुई हैं मईशत में, इसका इम्पैक्ट आम आदमी पे पड़ रहा है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी कभी भी ऐसा मौका ज़ाया नहीं करती। मेरे ख्याल में इमरान खान साहब अपनी पार्टी को कह रहे हैं ये मौका ज़ाया ना करो। और मैंने ये नोट किया कि ऐसा लगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पिछले 2 सेशंस में शायद गवर्नमेंट को हेल्प किया कि आप चला लें, सेशन को चला लें। ये पॉलिसी तहरीक इंसाफ की पहले नहीं थी, तो ग्रेजुअली शायद वो अपने आप को सिस्टम का हिस्सा बना रहे हैं। अब कुछ नुक्ता नज़र से आप देखें तो ठीक भी है, लेकिन दूसरी तरफ आप देखें तो इमरान खान साहब जो चाह रहे हैं ये उस तरह भी नहीं हो रहा।
اچھا عمران ریاض صاحب یہ بتا دیجیے گا کہ شیر افضل مروت صاحب جو پہلے یہاں پہ جلسے کیا کرتے تھے تو کافی کراؤڈ اکٹھا کرتے تھے، اب وہ یہاں پہ نہیں ہیں بلکہ دبئی میں تھے گزشتہ روز تک جو اطلاع تھی، اور ابھی جلسوں جلوسوں کے لیے بھی کہا گیا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ باقی جو رہنما ہیں وہ اسی طرح سے کراؤڈ اکٹھا کر پائیں گے جلسے جلوس کے لیے یا کہ نہیں؟ دیکھیں کراؤڈ تو کوئی بھی اکٹھا کر لے گا، عمران خان صاحب کے لیے ہے. شیر افضل مروت نے بڑی دلیری کے ساتھ اپنی پارٹی کو لیڈ کیا تھا اور مشکل ٹائم پہ کیا تھا. ابھی ان کے ستارے گردش میں اور ان کو خود پارٹی نے ہی تھوڑا سائڈ پہ کیا ہوا. اس کی ریزن ہے نا، اسپیشلی جو ایک سعودی عرب والا اسٹیٹمنٹ تھا وہ پاکستان تحریک انصاف کو اسٹریٹجیکلی سوٹ نہیں کر رہا تھا، اس میں ان کو نقصان ہو رہا تھا. تو مجھے جو ذاتی طور پہ لگتا ہے کہ شیر افضل مروت کا کوئی اور پرابلم نہیں ہے، یہ جو سعودی عرب والا اسٹیٹمنٹ ہے یہ ان کے گلے پڑا ہے. تو کچھ عرصے کے لیے شاید وہ بھی اس سارے گیم سے آؤٹ رہیں گے، لیکن وہ ہمیشہ آؤٹ نہیں رہیں گے، مجھے ایسا لگتا نہیں. سر علی امین گنڈا پور جو ہیں وہ آپ کیا سمجھتے ہیں عثمان بزدار کے مقابلے میں یا پرویز خٹک یا باقی جو وزیر اعلیٰ تھے ان کے مقابلے میں اچھا کام کر رہے ہیں؟ دیکھیں پرویز خٹک نے تو ایکسیپشنل کام کیا جب وہ وزیر اعلیٰ تھے. محمود خان کے بارے میں آپ کے کوشچنز ہو سکتے ہیں کہ وہ ٹھنڈے وزیر اعلیٰ تھے اور وہ چیزیں وہ نہیں کر پائے، لیکن پرویز خٹک نے واقعی میں جس کو تبدیلی کہتے ہیں انہوں نے کوشش کی تھی اور کام کر کے بھی دکھایا تھا. وہ بعد میں وہ پارٹی چھوڑ گئے، انہوں نے عمران خان صاحب کے ساتھ وفاداری نہیں کی، وہ چیزیں الگ ہیں. لیکن یہ سب مانتے ہیں کہ پرویز خٹک کے دور میں جو انہوں نے کیا اس کی بنیاد پہ پھر یہ ماڈل پورے پاکستان کے اندر آیا الیکشن جیت کر 2018 میں. تو علی امین گنڈا پور کو آپ عثمان بزدار سے اور محمود خان سے آپ کمپیئر نہیں کر سکتے. وہ ریئل پولیٹیکل ورکر ہے، مار کھا کے ہے، ایک لمبی اسٹرگل ہے پولیٹیکل. وہ سیاست کو اور سیاستدانوں کو سمجھتے بھی ہیں اور انہوں نے فضل الرحمان جیسے تگڑے سیاستدان کو بار بار الیکشن ہرایا ہے، ڈیموکریٹ بھی ہے. تو علی امین گنڈا پور چیزوں کو پولیٹیکلی بھی بہتر ہینڈل کر سکتے ہیں، اور خیبر پختونخوا سے ایسی کوئی چیزیں آ بھی نہیں رہی جن کو آپ پوائنٹ آؤٹ کر کے کہیں کہ یہ برا ہو رہا ہے. تھینک یو سر. تھینک یو سر. کسی نے بات ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور یہ رجیم ایک ہی پیج پر لگ رہی ہے، ایک ہی تصور کیے جا رہے ہیں. کیا اسٹیبلٹی لا پائیں گے؟ اورنگزیب بھی وزیر خزانہ ہے، معاملہ چلا 15 روپے پھر 4 روپے. مجھے اس میں لگتا ہے کہ شہباز شریف صاحب سے کوارڈینیشن نہیں ہو پائی. دیکھیں شہباز شریف صاحب کی اگر اپنی ٹیم ہو نا تو وہ کچھ بھی کرنے سے پہلے ان کو آگاہ کرے گی، لیکن اگر شہباز شریف صاحب نے دوسری ٹیم کے پلیئر لیے ہوئے ہیں نا تو پھر وہ پلیئر اپنی ٹیم میں جا کے آگاہ کریں گے، شہباز شریف صاحب کو نہیں بتائیں گے. کہ یہ لیک آف کوارڈینیشن تھا جو مجھے ذاتی طور پہ لگتا ہے کہ شاید شہباز شریف صاحب کو اس قابل نہیں سمجھا گیا کہ ان کو بھی انفارم کیا جائے اپنے فیصلے سے، اور یہ سب کی ہو گئی. امید کرتے ہیں کہ آئندہ یہ اچھی کوارڈینیشن کے ساتھ کام کرے گا. 15 روپے کم ہوا تھا پیٹرول کا پرائس، تو یہ وہی تھا. حالانکہ اس میں بھی اور اس میں چند پیسوں کا فرق ضرور ہے، 2 پیسے وہ نہیں تھا. یہ وہی بات ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کوارڈینیشن کا گیپ تھا، اور شہباز شریف صاحب کو ضروری نہیں سمجھا آگاہ کرنا، یا یہ ازیوم کیا گیا، ان کو تو پتہ ہی ہوگا. تھینک یو یار. بات وہ کیسے پرائم منسٹر ہیں آپ سب اچھی طرح جانتے ہیں. وقت طور پر سائفر کیس کا فیصلہ کسی بھی وقت فیصلہ محفوظ ہو سکتا ہے اور کسی بھی وقت آ سکتا ہے، کیا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں عدت والے کیس میں دوبارہ سے یہ لگ گیا ہے اور ایک اور جج صاحب کی عدالت میں اس کو بھیج دیا گیا. ابھی اگر سائفر والے کیس کا فیصلہ آ جاتا ہے تو شاہ محمود قریشی صاحب کو تو فائدہ ہو جائے گا، مے بی وہ باہر بھی آ جائیں. عمران خان صاحب کو فی الحال اندر رکھنے کا بندوبست ہو گیا عدت والے کیس میں، اور 1-2 کیسز اور بھی پائپ لائن میں ہیں، وہاں پہ بھی کوشش کی جائے گی کہ مزید اندر رکھنے کی کوشش کی جائے. تھینک یو سر. تھینک یو ویری مچ.